आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, तारीख 8 मई। मैं हूं पूनम कौशल। औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे मजदूरों पर चढ़ी ट्रेन, 16 की मौत। बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3000 से अधिक मामले, कुल संख्या 56,000 के पार। गुरुवार शाम तक महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है और ये आंकड़ा अब बढ़कर वंदे भारत मिशन जारी, सैकड़ों भारतीयों को लेकर कई उड़ानें पहुंची देश। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइजेस है इंडिपेंडेंट इंडिया में। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि क्या यौन संबंधों से होता है कोरोना, और सुनाएंगे आज का फैक्ट चेक भी। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। अब तक की मुख्य खबरों के साथ मैं अखिल मित्तल। कोरोना के आतंक के बीच देश में आज लगातार दूसरे दिन कई दहला देने वाले हादसों की खबर है। सुबह सुबह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एक मालगाड़ी प्रवासी मजदूरों को रौंदते हुए निकल गई। औरंगाबाद जालना रेल लाइन पर बदनापुर और करमाड स्टेशनों के बीच इस हादसे में अब तक 16 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु की खबर है। बताया जाता है कि ये प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में अपने घर के लिए पैदल जा रहे थे। उधर पंजाब के नवा शहर में आज वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 गिर गया। पायलट ने किसी तरह से प्लेन के गिरने से पहले बाहर निकलकर जान बचा ली। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अब हमें लॉकडाउन को खोलने की रणनीति की जरूरत है। सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करना होगा। उन्होंने मांग की कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट जरूरी है। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को निर्देश दिया है कि वो उन निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाए जिन्होंने उसकी बंद हो चुकी 6 डेट योजनाओं में निवेश किया था। इन योजनाओं में करीब 30,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। उत्तराखंड में हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को आने की अनुमति दे दी गई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के अनुसार अब एक गाड़ी में 2 लोग बैठकर हरिद्वार आकर अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। वंदे भारत अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को सिंगापुर से 234 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। नौसेना का जहाज जलाश्व भारतीयों को लाने मालदीव पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोरोना की वजह से नफरत और जेनोफोबिया की एक सुनामी सी आ गई है। इसे खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। इटली में सरकार और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच समझौता हो गया है कि लोग इस माह के अंत से गिरजाघर की प्रार्थना सभाओं में जा सकेंगे। अमेरिका ने शुक्रवार को अपना राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में वैदिक शांति पाठ भी किया गया। स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्मभट्ट ने शांति पाठ किया। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घरों की तरफ लौटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी वो ट्रक में छिपकर जा रहे हैं तो कभी पैदल चलकर। रेल पटरी के रास्ते महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लौट रहे मजदूरों के एक समूह की लापरवाही जानलेवा साबित हो गई। दरअसल मजदूर थककर रेल पटरी पर ही सो गए थे और एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। औरंगाबाद में हुए इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। कल सुबह तिरुवनंतपुरम में गैस लीक हादसे के बाद आज सुबह की शुरुआत भी एक अप्रिय समाचार से हुई। महाराष्ट्र में काम करने वाले 16 मजदूर अपने घर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने उन सभी को कुचल दिया। बदनापुर करमाड रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद जब पुलिस पहुंची तो उन्हें ट्रैक पर शव, रोटियां, कुछ नोट और कपड़े बिखरे हुए मिले। आज तक संवाददाता इसरार चिश्ती भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो कुछ देखा आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। ये जो मजदूर है, इनके मोबाइल कवर,
इनके जो पार्ट्स है वो भी यहाँ पर कट गए थे और फिलहाल ये रेलवे ट्रैक पर खून नजर आ रहा है। दरअसल करीब 20 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे जो इन्हें भुसावल स्टेशन से मिलनी थी। इन्होंने जालना से पटरियों के किनारे किनारे चलना शुरू किया और रात को थकावट होने पर सभी रेलवे ट्रैक के पास सो गए। गहरी नींद में डूबे इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब मालगाड़ी उनकी तरफ तेजी से आई। हालांकि मालगाड़ी के ड्राइवर ने लोगों को सोता देखा तो तेजी से ब्रेक लगाए, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक चश्मदीद ने बताया, कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कस के हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला वो खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे वो बच गए, समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रेलवे की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ये सभी श्रमिक महाराष्ट्र के जालना में SRG कंपनी में कार्यरत थे। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफर शुरू किया। पहले सभी सड़क के रास्ते आ रहे थे, मगर औरंगाबाद के पास आते हुए इन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू किया। करीब 36 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए तो ट्रैक के पास ही आराम के लिए लेट गए, वहीं सो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतक श्रमिकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना के कहर, लॉकडाउन की आफत और अब घर की ओर लौटते हुए मजदूरों का दुर्घटनाओं का शिकार बनना हर किसी को दुखी कर रहा है। अब तक देश के कई हिस्सों से इस तरह के हादसों की खबर सामने आई है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। इस दर्दनाक हादसे पर देश भर से लोगों ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की प्रतिक्रिया क्या रही, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। औरंगाबाद में 16 श्रमिकों के रेलवे ट्रैक पर मारे जाने की खबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर शोक संदेश लिखा। उन्होंने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वो करीब से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा, इस घटना को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों, रेलवे प्रशासन से बात करके हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। मैं मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। सभी 16 श्रमिक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने रेलवे मंत्रालय से भी मदद की गुहार लगाई। उनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हादसे पर दुख तो जताया ही, लेकिन साथ में सरकार पर आरोप भी लगाया कि मजदूरों के प्रति उसने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया है। उन्होंने ट्वीट किया, मालगाड़ी के कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से स्तब्ध हूँ। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके मारे गए श्रमिकों के लिए दुख जाहिर किया। जानकारी दे रही थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। रोजगार के चक्कर में कई मजदूर तो फैक्ट्रियों में ही रुके हैं। आज जम्मू के कठुआ जिले में कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है। स्टाफ वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है। हम लोगों को 2-2 हजार तनख्वाह दिया। 20 बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं। ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। 2-2 हजार रुपया दिया। जो काम कर रहा है उसको भी और जो नहीं काम कर रहा है उसको 150 का दहाड़ी दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। इसी के लिए हंगामा हुआ है। ये बताइए 2000 में हम लोग का बीवी बच्चा माँ बाप सब है यहाँ पे। स्टाफ का फुल मिला है और वर्कर को कम मिला है। सैकड़ों मजदूर सड़कों पर ही उतरे और तोड़फोड़ भी की गई। हालात को काबू में करने और इन्हें समझाने के लिए एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और भोजपुरी भाषा में उन्होंने अपनी बात कही। पेमेंट वाला मुद्दा बा, नौकरी खातिर मैनेजमेंट से हम बात कही नहीं। अब खातिर होकर निराश खातिर हम जाहिल बनी, हम डंडा लेके नहीं किया। तो ये पूरा मामला है क्या और कैसे माने मजदूर, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज ने बात की कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र मिश्र से।
ये आज सुबह की बात है, तकरीबन 9 बजे के आसपास जो चिनाब टेक्सटाइल मिल एक हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिला कठुआ में, वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हजार मजदूर जिनको तनख्वाह दी गई थी और उनकी तनख्वाह की स्लिप जब उनके हाथ लगी तो शायद उन्हें जो राशि उनको प्रदान की गई थी उससे वो नाराज थे। वो उनके हिसाब से नाकाफी थी और अन्यायपूर्वक थी। तो अपना रोष जताने के लिए उन्होंने पहले अंदरूनी थोड़ा बहुत जो एहतिजाज है, जो प्रोटेस्ट है वो किया, लेकिन धीरे धीरे इस सारे प्रोटेस्ट ने एक उग्र रूप धारण कर लिया और मजदूर जो है वो रास्ते पर निकल गए। पुलिस ने इमीडिएटली रिएक्ट किया, इन मजदूरों को पहले कंट्रोल करके एक जगह पे कंसोलिडेट किया गया, फिर वहां जाके इनसे बात की गई, इनको समझाया गया कि कानून को अपने हाथ में ना लें और इनकी जो भी मांगे हैं उसको बातचीत के द्वारा हल की जा सकती हैं। हमने बात की प्रशासन से, सीटीएम के, और थोड़ा बहुत इसका जो सोल्यूशन है वो हम निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप में राज्य में पहली घटना थी इस तरह की आपके क्षेत्र में, या इस तरह की घटना पहले भी लॉकडाउन में हुआ है कहीं आसपास आपके? लेबर को लेकर जो अनरेस्ट हुआ है, ये मेरी समझ में और मेरी नॉलेज में ये फिलहाल तो पहली घटना है जो इस लॉकडाउन के दौरान हुई है। जो मजदूर थे वो कहाँ के थे और कितनी आसानी से समझ गए वो आपकी बातें, या फिर बल प्रयोग वगैरह की भी दिक्कतें आई बाद में? देखिए, जो मजदूर तबका होता है वो खसलतन बड़ा समझदार होता है, सहनशील होता है, उसकी जो पेशेंस होती है उसकी कोई परिकाष्ठा नहीं होती। तो जब हम इनको समझाने पहुंचे तो इन्होंने हमारी जो बात है उसको बड़ी संवेदनशील तरीके से समझा और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। इन्होंने मौके की गंभीरता को भी देखा और उसको देखते हुए इन्होंने इमीडिएटली जो अपना आंदोलन है वो पीछे किया, अपने अपने बैरिक्स में ये लौटे हैं, अपने घरों में, अपने कॉलोनीज में लौटे हैं। फिलहाल पुलिस की पूरी डिप्लॉयमेंट वहां लगा दी गई है और हमारी सीटीएम के मैनेजमेंट के साथ, मजदूरों के साथ मिलकर हमारी बातचीत चल रही है ताकि इनकी परेशानियां जो है वो निपटाई जा सके। भोजपुरी में भी बोलने के वीडियो सामने आ रहे हैं, उस निर्णय तक कैसे पहुंचे आप? देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया नहीं था कि भाई ये कहाँ के अधिकतर लोग थे। ये अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले इलाके से हैं। इसमें कुछ लोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो जब हम वहाँ गए तो बहुत लोग भोजपुरी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भाषा मैं बोल लेता हूँ और हालांकि मैं मूलतः देवरिया से हूँ, बट मेरी पैदाइश और मेरा जो पालन पोषण है वो मुंबई में हुआ है। लेकिन क्योंकि ये भाषा मैं बोल सकता हूँ तो उस भाषा का आज मैंने प्रयोग किया इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, इनको यकीन दिलाने के लिए कि जो भी होगा वो न्यायपूर्ण होगा। और जब आपने उनके लोकल लैंग्वेज में बात किया, इसका कुछ वहाँ पे आभास हुआ या कुछ इस तरह की चीजें दिखी मजदूरों के चेहरे पे? देखिए, भाषा बड़े जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है और ये भोजपुरी है अपने आप में बड़ी एक मीठी भाषा। जब इस भाषा का प्रयोग किया गया, मजदूर भी समझे कि चलिए हमारा कोई सुनने वाला है, तो काफी इसका फायदा हमें वहाँ आज मिला। शुक्रिया शैलेंद्र मिश्रा। तो आजकल प्रवासी मजदूरों पर हर तरफ से परेशानी टूट पड़ी है। कोरोना की मार में भी गरीब और मजदूर सबसे आगे हैं और ये केवल भारत में ही नहीं हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें या तो काले मूल के लोगों की हुई हैं या फिर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जाकर बसे लोगों की। हमारे साथी परवेज आलम बताते हैं कि गरीबी और कोरोना के बीच गहरा रिश्ता है। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नादान सवाल कर बैठेगा कि वो फुटपाथ पर सोते ही क्यों हैं। अब इस नादान को ये समझाना मुश्किल है कि उनके पास ना तो फार्म हाउस है और ना ही दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में कोई आशियाना जहां उनके लिए बिस्तर सजे हैं। ये अपने गांव, कस्बे, छोटे से शहर से पूरा परिवार पीछे छोड़कर 4 पैसे कमाने निकला है ताकि जिंदगी ईमानदारी से गुजार सके। 4 में से 3 पैसे घर भेजेगा और किसी तरह 1 में गुजारा कर लेगा। जहां शाम हो गई वहां पैर पसारेगा, वहीं इसकी रात है। भारत में कोरोना वायरस के फैलने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई बेहाल है, परेशान है, भूखा प्यासा और थकन से चूर है तो वो है ये मजदूर, जो शहरों में हमारी जीडीपी की दर बढ़ाता है, खेतों, बागों, दुकानों और फैक्ट्रियों में छोटे मोटे काम करता है, सड़क, टॉयलेट, गटर साफ करता है और अपने छोटे से दर्जे के कारण हमारी बड़ी बड़ी बहसों और योजनाओं का हिस्सा नहीं बन पाता, हमेशा हाशिए पर ही खड़ा रहता है। यही वजह है कि बहुत बार सरकार की नजर से छूट भी जाता है। जब 24 मार्च के बाद भारत में लॉकडाउन हुआ तो राज्य से लेकर केंद्र तक किसी को इसका ख्याल न आया। सन 2011 की जनगणना या सेंसस के मुताबिक भारत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाकर खाने कमाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की तादाद तकरीबन 45 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इनमें से आधे दिहाड़ी के मजदूर हैं। रोज का खाना कमाना, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वो बिल्डिंग साइट पर ही सीमेंट, रेत और पीओपी की बोरियों को अपना तकिया बनाकर सो जाते हैं। जो फैक्ट्रियों और घरों में काम करते हैं
वो वहीं आसपास के ही स्लम्स में एक सस्ता सा कमरा लेकर 4-5 और मजदूरों के साथ गुजर बसर कर लेते हैं। आंधियां चलें या तूफान आए, गर्मी पड़े या बाढ़ आए, गाज इन पर ही गिरती है। कोई भी महामारी हो, उसका पहला निशाना, उसका पहला घर यहीं बनता है। इन्फेक्शन या संक्रमण फैलने का खतरा मंडराता रहता है। लॉकडाउन की बंदिशें यहाँ जीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं। यहाँ कहाँ और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करिएगा जब एक कमरे में कई लोग एक साथ रहते हों, पानी के लिए लाइनें लगती हों, पैसे देकर टैंकर आते हों। अब हाथ धो लीजिए या पानी पी लीजिए। भारत में कोरोना की चपेट में कौन वर्ग या तबके हैं, कौन नहीं, अभी इस पर कोई आधिकारिक शोध नहीं है, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में कई स्टडीज साफ बताती हैं कि समाज के पिछड़े लोग कोरोना की जद पर सबसे ज्यादा हैं। अभी इसी हफ्ते अमेरिका में रिपोर्ट आई है कि कोरोना से गोरों के मुकाबले में अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा मर रहे हैं। अमेरिका में ब्लैक्स यानी कि काले मूल के लोगों की जनसंख्या 13% से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों में इनका प्रतिनिधित्व 58% के आसपास है। रिपोर्ट तैयार करने वालों में देश के प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं, जैसे कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर। इन संस्थानों के वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में कहते हैं कि सामाजिक परिस्थितियां, नियोजित जातिवाद या रेसिज्म और दूसरे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काले लोगों की कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में इजाफा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नियोजित या स्ट्रक्चर्ड रेसिज्म में सेवाओं की कमी, कम जगह में ज्यादा लोगों का रहना, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और विषमताएं काले मूल के लोगों के लिए पहले से ही मुसीबत हैं, और फिर कोरोना जैसी महामारी ने काले और दूसरे गरीब अल्पसंख्यकों के लिए एक नया फ्रंट खोल दिया है। रिसर्च करने वालों का कहना है कि ये बात मुनासिब नहीं कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इन समुदायों में स्वास्थ्य की पहले से ही समस्याएं हैं या इनमें कुछ बीमारियां पहले से ही हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा मर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये बात ठीक नहीं। कोरोना से होने वाली मौतों के लिए इनका सामाजिक परिवेश ज्यादा जिम्मेदार है। ब्रिटेन में भी लगातार 2-3 स्टडीज हुई हैं। अभी कल ही गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपी है जो कहती है कि गोरे लोगों के मुकाबले में काले मूल के लोग 4 गुना ज्यादा कोरोना के हाथों खत्म हो सकते हैं, और इसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तानी पुरुष तकरीबन 2 गुना ज्यादा खतरे में हैं। कुल मिलाकर ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिनसे साफ तौर पर पता चलता है कि ब्रिटेन के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर काले और दक्षिण एशियाई औरों के मुकाबले में कोरोना से लड़ाई जल्द हार रहे हैं। और यहां भी इसकी वजह यही है कि इनकी सामाजिक परिस्थितियां खराब हैं। फिर एक वजह और बताई जाती है कि इनमें ज्यादातर लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां ये चाहकर भी ज्यादा एहतियात नहीं कर सकते, जैसे कि लंदन में बस, ट्रेन और टैक्सी चलाने वालों को देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस और स्टोर्स को देखिए, नेशनल हेल्थ सर्विस में छोटे मोटे कामों को करने वालों को देखिए। यहां समाज के यही लोग मिलेंगे जो पहले से ही भेदभाव, विषमताओं और सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना भले ही सीमाओं को और ज्योग्राफी को नहीं पहचानता, लेकिन जो कमजोर हैं उन पर पहले हाथ साफ करता है। गरीबी और बीमारी के बीच ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। शुक्रिया परवेज आलम। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की तादाद 56,000 को पार कर गई है। राहत की बात यह है कि भारत में 42 जिलों में बीते 28 दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वहीं चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों के 2 गुना होने का समय फिर कम हो गया है। 2 दिन पहले ये 12 दिन था। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा को 1 और महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, होटल्स का इस्तेमाल क्वारंटीन केंद्रों के लिए किया जाएगा। देश में कोरोना को लेकर आज क्या हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। गर्मी के मौसम की तरफ बढ़ते भारत के लिए एक निराशाजनक खबर आई है। दुनिया भर के 144 देशों ने एक स्टडी में हिस्सा लिया, जिससे निष्कर्ष निकला कि कोरोना के मामले गर्मी में भी कम नहीं होने वाले। ये स्टडी कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसका साफ दावा है कि कोरोना वायरस संक्रमण का गर्मी या सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। इस अध्ययन के निष्कर्ष की पुष्टि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान से भी होती है, जिन्होंने कहा कि जून में मामले अचानक और बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर कंसर्न, बट केसेज आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून
एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि कोरोना का चरम आना अभी बाकी है। राजधानी दिल्ली, जो कोरोना से मौत के मामलों में 5वें नंबर पर है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी एम्स डायरेक्टर के दावे से सहमत नजर आते हैं। देखिए, ये तो सारी जो मॉडलिंग है, ये साइंटिस्ट लोग और बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वही बनाते हैं। और पहले भी मॉडलिंग की थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। उस मॉडलिंग के हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन था इस वजह से या जो भी है, तो अभी उस मॉडलिंग के हिसाब से केसेस जितने प्रेडिक्ट किए थे उससे थोड़ा कम है। अगर वो कह रहे हैं कि जून में पीक आएगा और जून के बाद पीक खत्म होगा, तो हो सकता है, तो बाकी देशों का पैटर्न भी कुछ इसी तरह से रहा है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात अभी भी कोरोना के सबसे अधिक मामलों में नंबर 1 और 2 पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र से आज तक संवाददाता कमलेश सुतार सूबे में कोरोना के ताजा हालात बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बाधित पेशेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरुवार शाम तक महाराष्ट्र में 1362 नए मामले सामने आए थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार शाम तक महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है और ये आंकड़ा अब बढ़कर 18,120 हो गया है। मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी माने जाने वाले धारावी में भी गुरुवार को 50 नए मामले सामने आए हैं और धारावी में ही अब पेशेंट्स की संख्या 783 हो गई है। आर्थर रोड जेल में 77 कैदी और 26 जेल कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति में बेहतरी की बात कर रहा है। जानकारी दी जा रही है कि हर 3 में से 1 मरीज ठीक हो रहा है और रिकवरी रेट 29% से ज्यादा है। फिलहाल देश में कोरोना के मामले 56,000 से ऊपर जा चुके हैं। मौत की कुल संख्या 1,186 है। पिछले 24 घंटों में ही 3300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। शुक्रिया नितिन ठाकुर। और इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराने की घोषणा की है। रिजल्ट अगस्त के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लेकर आ रही है। मिशन के पहले चरण में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 मई से 13 मई के बीच एयर इंडिया के विमान 64 उड़ान भरेंगे और इसके लिए हवाई अड्डों पर भी इंतजाम किए गए हैं। इस मिशन का आज दूसरा दिन था। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने बात की इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से और पूछा कि आज वंदे भारत मिशन के तहत क्या क्या हुआ। आज वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में 6 देशों से भारतीय मूल के नागरिकों को वापस लाया जाएगा। 5 देशों को एयरक्राफ्ट से लाया जाएगा। एयर इंडिया के जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं उनमें वापस आएंगे। और फिर एक ऐसा देश मालदीव्स है जहां से इंडियन नेवी का शिप जा रहा है और वो 750 भारतीयों को वापस लाएगा। अगर हम बाकी 5 देशों की बात करें जहां पे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं एयर इंडिया के, तो सिंगापुर से 235 पैसेंजर्स, ढाका से जो अधिकतर क्या सारे जो है वो कश्मीर से है, ज्यादातर इन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो 165 स्टूडेंट्स हैं जो वापस श्रीनगर पहुंच गए हैं। रियाद सऊदी अरेबिया से 145, बहरीन से 177 और दुबई से 2 फ्लाइट्स आ रहे हैं। 177 पैसेंजर्स एक फ्लाइट में होंगे। सो ये टोटल तादाद है लोगों के जो वापस भारत आ रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइजेस है जो भारत सरकार फॉलो थ्रू कर रही है। इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना वायरस जैसा पैंडेमिक भी कभी पहले हुआ नहीं। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जब यहाँ पे आने लगेंगे तो क्या सुविधाएं हैं और कैसे भारत इतने तादाद में लोगों को, भारतीय मूल के नागरिकों को वापस कैसे लेगा। जी गीता जी, एक चिंता इस स्तर पर भी है कि जब हम बाहर से लोगों को लेकर के आ रहे हैं, इवैक्यूईज को लेकर आ रहे हैं, तो हमने अपने एयरपोर्ट्स पर क्या इंतजाम किए हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके, क्या कोई इस तरह का कोई प्रोटोकॉल बनाया गया है? जी, प्रोटोकॉल बहुत क्लियरली और स्पष्ट तरीके से स्पेल आउट कर रखा है विदेश मंत्रालय ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने।
तो प्रोटोकॉल ये था, जो वापस आना चाहते हैं उनको अपने आप को इंडियन मिशन, हर एक देश में जो इंडियन मिशन है उन मिशंस में रजिस्टर करना होगा। इंडियन मिशन फिर बैठ के देखता है कि कौन से ऐसे कंपेलिंग केसेस हैं। कंपेलिंग केसेस को भी बड़े स्पष्ट तरीके से स्पेल आउट कर दिया है। पहले वो है जो अपने नौकरी उन देशों में खो चुके हैं और उनको वापस आना जरूरी है। फिर स्टूडेंट्स हैं, उससे पहले प्रेग्नेंट लेडीज, जो बीमार हैं, एल्डरली है, वो लोग लिस्ट में आते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस पीपल, ऐसे करके कंपेलिंग केसेस के लिस्ट बना दिए। जो सबसे जरूरतमंद है और जिनको सबसे पहले आना है वो उनके नाम सबसे आगे है। और उसके बाद ऐसे लिस्ट तैयार किया है कि बैचेस में कौन वापस आएगा। तीसरा, हर एक इंडियन नेशनल जो वापस आना चाहता है उनको एक डॉक्यूमेंट है वो साइन करना होगा, अंडरटेकिंग, कि वो कुछ चीजों को फॉलो करेंगे। वो ये है कि मेडिकल स्क्रीनिंग होना होगा उनका, और एसिम्प्टोमेटिक केसेस, मतलब जिनमें कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं और जिनके पुराने टेस्ट नेगेटिव थे, वो ही बोर्ड कर पाएंगे फ्लाइट को। दूसरी बात, उनको ये अंडरटेकिंग में ये भी स्पष्ट तरीके से एक्सेप्ट करना है कि जब वो लैंड करेंगे यहाँ पे तो 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे, चाहे वो क्वारंटीन कैंप्स में हो, चाहे वो पे करके होटल्स में रहना चाहे। दोनों सुविधाएं, दोनों फैसिलिटीज और ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा, जैसे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बोल दिया है कि ये मिडिल सीट को खाली रखना वायबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो शिप से आ रहे हैं इंडियन नेवी के, वहां पर काफी अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा बंदोबस्त है और वैसे ही लोगों को लाया जा रहा है। तो जो बहुत ही बड़ा कैपेसिटी वाला शिप है वो भी केवल 750 लोगों को एक बार में लेके आएगा। जानकारी दे रही थी इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। हम सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कब कम होगी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने अपने एक अध्ययन में ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया था कि भारत 1 अगस्त तक कोरोना वायरस से 100% छुटकारा पा सकता है। कल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जून और जुलाई महीने में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच सकता है। कुलदीप मिश्र ने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के एसोसिएट एडिटर दीपू राय से और उनसे पूछा कि इन अनुमानों में कितना दम है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का यह कहना कि कोरोना संक्रमण जून जुलाई तक पीक पर पहुंच जाएगा, कुछ हद तक इस बात में दम है। दम इसलिए है कि जो पुराने आंकड़े हैं 4 मार्च 2020 से लेकर के और 7 मई 2020 तक के बीच के जो सीजनल इफेक्ट अगर हम देखें उसके बेसिस पर जो प्रोजेक्शन हो रहा है उसमें ये मान सकते हैं कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 21 मई के आसपास 1 लाख के नंबर्स को पार कर जाएंगे। और जहां तक रही बात 7 जून फर्स्ट वीक तक ये तकरीबन 1.5 लाख के नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो इस बात में वाकई अगर इसी रफ्तार से कोरोना जिस तरह से ट्रेंड बना आ रहा है मार्च शुरुआती हफ्ते से, वो उसको 1 लाख पहुंचने में 21 मई के आसपास कोई बहुत ज़्यादा उसमें संशय की बात नहीं है। हालांकि तय नहीं है कि किस तरह से बाकी राज्य टेस्टिंग कर रहे हैं और किस तरह से कोरोना को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के जो प्रोविजन है उसको मान रहे हैं। लेकिन एम्स के डायरेक्टर की इस बात में बिल्कुल दम है कि कोरोना के केसेस जून तक अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। जी दीपू, ये भी बताएं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, इन 3 प्रदेशों को लेकर नए स्तर पर चिंताएं निकल के आ रही हैं कि ये कोरोना वायरस के नए एपिसेंटर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, पंजाब और हरियाणा, बंगाल को छोड़ भी दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे जो डबलिंग का रेट है खासतौर से पंजाब में वो 4.4 के आसपास है। यानी कि इतने दिन में केसेस डबल हो रहे हैं और वाकई ये बहुत ही खतरनाक संकेत मिल रहा है पंजाब से। हरियाणा की भी तकरीबन यही स्थिति है, दिल्ली से नज़दीक है और दिल्ली में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है और बहुत लगा हुआ है हरियाणा, और उसका सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हरियाणा में भी ये असर दिख रहा है, क्योंकि 8.9 है जो कि नेशनल एवरेज से केसेस वहाँ पे कम दिन में ही डबल हो रहे हैं। नेशनल एवरेज आपका
लगभग 10 के अराउंड है, 10.5 के। रही बात वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। हालांकि अभी भी वो 9.6 है वहाँ डबलिंग का रेट, और आज जो है वो केसेस और ज़्यादा बढ़े हैं। और ख़ास तौर से कोलकाता एक बड़ा एपी सेंटर बन रहा है उसमें, लेकिन अभी 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ 0 केसेस हैं। चूँकि अब वेस्ट बंगाल भी बहुत ज़्यादा डेंस है, और थोड़ा सा भी ढील अगर उसमें मिलती है तो इस बीमारी को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तीनों स्टेट, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, और नेशनल एवरेज से कहीं कम समय में डबलिंग का रेट है यहाँ पे, और इसलिए एक तरह से माना जा रहा है कि एक एपी सेंटर नए बन सकते हैं इंडिया के। यौन संबंध बनाने से कोरोना संक्रमण होता है या नहीं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा। अब चीन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित मर्द किसी के साथ सेक्स करता है तो उसे भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। कोरोना संक्रमित कुछ पुरुषों के वीर्य यानी स्पर्म में कोरोना वायरस मिला है। क्या है पूरी रिसर्च और क्या सवाल उठ रहे हैं, इसे लेकर बता रहे हैं आजतक.com इनके लिए स्वास्थ्य की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार रिचीक मिश्रा। चीन में कोरोना वायरस को लेकर के वहां के वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी की है। इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि पुरुषों के वीर्य यानी स्पर्म में कोरोना वायरस का संक्रमण देखा गया है। ये स्टडी जो है ये शांक्यू म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है वहाँ पे किया गया था, जहाँ करीब 38 मरीजों की जांच की गई। कोरोना वायरस से संक्रमित थे ये मरीज, और इन मरीजों में से कुछ ठीक भी हो गए थे। इनमें से 6 मरीज ऐसे थे जिनमें संक्रमण था और उनमें से कुछ ठीक भी हो गए थे। उसके बावजूद उनके स्पर्म में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। इसी को आधार बनाकर इस हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भविष्य में ये बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बदल सकती है, और ये जो व्यक्ति हैं, जो ये शख्स हैं जिनकी तबीयत खराब थी और ये बीमार थे कोरोना वायरस के संक्रमण से, जिनके स्पर्म में संक्रमण मिला है, वो अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके भी संक्रमित होने की आशंका इन वैज्ञानिकों ने जताई है। ये स्टडी जो है जामा नेटवर्क ओपन करके एक संस्था है जिसमें प्रकाशित की गई है। चीन की इस स्टडी को लेकर के ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी के एंड्रोलॉजी विषय के प्रोफेसर है एलन पैसी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही छोटी स्टडी है। 6 लोगों या 38 लोगों की स्टडी बहुत छोटी होती है, हम पुख्ता इसको नहीं मान सकते। लेकिन ये बात सही है कि इसके पहले भी ऐसे वायरस रहे हैं जिन्होंने पुरुषों के स्पर्म या वीर्य पर हमला किया है, उसको संक्रमित किया है, जिसमें इबोला है और जीका, इन दोनों के वायरस ने भी मर्दों के वीर्य पर हमला किया हुआ था और इसका संक्रमण भी था, जिसकी वजह से बाकी और लोग संक्रमित हुए जब उन्होंने अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी दे रहे थे रिचीक मिश्रा। और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने जा रहे हैं। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका रुख वही है जो इस्तीफा देने के समय में था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। जब उनसे प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रही है, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बात कही, यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के एसोसिएट एडिटर मंजीत ठाकुर से। सबसे बड़ी बात है ये कि जो राहुल गांधी हैं वो
इस लॉकडाउन की अवधि में भी सियासत हालांकि देश में चल रही है, अपने अपने तरीके से चल रही है, तो राहुल गांधी भी सियासत कर रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं तो एक रचनात्मक विपक्ष का ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे संकट के समय में चाहे युद्ध की परिस्थितियां हो या इस तरह की महामारी की परिस्थितियां हो, तो वो सरकार के सामने, सरकार के साथ खड़े रहे, सुझाव दे और शायद राहुल गांधी ने यही किया है। और जो उन्होंने मुख्य बातें कही है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जैसे उन्होंने एक मांग की है, एक सुझाव दिया है सरकार को कि सबसे गरीब 13 करोड़ परिवारों को सरकार जो है वो आय का सहयोग दे, हर परिवार को 7,500 दे और कम से कम 5,000 रुपए भी दिए जाए तो 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलत है। सरकार इस राशि को आसानी से वहन कर सकती है, राहुल गांधी ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है। जी, बीजेपी इसको किस तरह से लेगी, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से सुझाव आए, सोनिया गांधी भी बोली, तो क्या गंभीरता से लेगी बीजेपी इसको? देखिए, अगर मुझे नहीं लगता है कि गंभीरता से लेगी। राहुल गांधी की छवि पर एक तरह से नेगेटिव बातें करके ही यहाँ तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सुझावों को, अगर मैं ऊपरी जो एग्जीक्यूटिव जो है ऊपर के उन अफसरों की बात न करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सामान्य जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो दूसरे पांत के नेता हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। हो सकता है इस पर मीम बनाए, हो सकता है इस पर ट्रोल करें कांग्रेस को, लेकिन ये अगर ऐसे जो सुझाव हैं उन पर जरूर मंथन करना चाहिए, क्योंकि इन सुझावों में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है या कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सके, और अगर उसको पूरा करती है सरकार तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरा ख्याल। जी, राहुल गांधी ने हाल ही में अर्थशास्त्रियों से भी बात की थी और अब पत्रकारों से भी बात की है, तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि वो लॉकडाउन के समय में भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं? देखिए, राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत ये है पूनम कि राहुल गांधी आक्रामक होते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं। अभी वो बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए गरीब की फौरन मदद करने के लिए सरकार को सुझाव दे रहे हैं, फिर हो सकता है कल भी कुछ कर दें, लेकिन फिर 1 हफ्ते या 15 दिन वो खामोश बैठ जाएंगे। ये जो टुकड़ों टुकड़ों में उनकी आक्रामकता है, इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है और यही वजह है कि एक बहुत कांस्टेंट नेता के रूप में वो नहीं उभर पाए हैं। मतलब या फिर अगर हम कहें कि अगर नेता के रूप में उभरे भी हैं तो वो चुनावी जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी को नहीं ले जा पाए हैं, या उनके नेतृत्व पर अगर कोई सवाल खड़ा हुआ है पिछले कुछ या जिसकी वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद खुद छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में जो उनकी बटी हुई आक्रामकता है, ये बड़ा संकट है कांग्रेस के लिए, खुद राहुल गांधी के लिए। शुक्रिया मंजीत ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में शराब की बिक्री रोकने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि नीतिगत फैसलों में वो दखल नहीं देगी, लेकिन कोर्ट ने सलाह दी कि राज्य सरकारें ऑनलाइन बिक्री का विकल्प तलाश करें। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य सरकारें दुकानों पर भीड़ कम करने की कोशिश में क्या उपाय अपना रही हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिल मित्तल। देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही मिली रियायतों में राज्यों के राजस्व की दृष्टि से एक सबसे बड़ी रियायत तीनों जोन में शराब की दुकानें खोलने की थी। लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही भीड़ जिस कदर टूट कर पड़ी, उसने सारी सावधानियों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पलीता लगा दिया। सरकारें उलझन में पड़ गईं कि राजस्व की जरूरत और नियमों के पालन के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के सुझाव पर अमल किया। ग्रीन जोन में घर तक शराब पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी। शराब के खरीदार अपने मोबाइल नंबर, आधार संख्या और पते की सूचना देकर ऑनलाइन शराब ऑर्डर करते हैं। शर्त इतनी सी है कि एक बार में 5,000 मिलीलीटर शराब हर एक ग्राहक को दी जाएगी और हर बार 120 रुपए का डिलीवरी शुल्क वसूला जाएगा। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी दुकानों पर भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यही नुस्खा अपनाया।
लेकिन इसमें शुरुआत से ही अड़चनें आने लगीं। राज्य के ज्यादातर शराब व्यापारियों ने कई कारणों से होम डिलीवरी देने से इनकार कर दिया। उनकी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि की शिकायत थी कि सरकार ने आदेश पर अमल शुरू करने से पहले पूरा इंतजाम ही नहीं किया। उनकी आशंका थी कि चंडीगढ़ और कई पड़ोसी राज्यों में शराब सस्ती होने के कारण उसकी तस्करी भी हो सकती है, और फिर ग्राहकों को इस बारे में पूरी जानकारी भी तो नहीं दी कि शराब उन तक पहुंचेगी कैसे। बहरहाल ये मंसूबा तामीर होने से पहले ही ढहता नजर आने लगा। दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारों ने न सिर्फ सरकार की नींद उड़ाई, बल्कि उसे विपक्ष के तीखे बाण भी झेलने पड़े। पहले यहां भी होम डिलीवरी के सुझाव पर विचार की खबर आई, लेकिन फिर दिल्ली सरकार ने ई कूपन जारी करने का रास्ता अपनाया। इसके लिए क्यू टोकन नाम के एक वेब लिंक पर अपना नाम, फोन नंबर दर्ज करके मनचाही शराब का ऑर्डर देने की व्यवस्था की गई। ग्राहक को अपनी नजदीकी दुकान का पता भी देना होता है। फोन पर मिले ई कूपन में लिखे तय समय पर उस दुकान से शराब खरीदी जा सकती है, और हर घंटे केवल 50 लोग ही ई कूपन ले सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बुधवार को अपने बेवरेज कॉरपोरेशन बेवको की वेबसाइट पर 21 साल से अधिक उम्र के ग्राहकों को शराब ऑर्डर करने की सुविधा दे दी। कुछ लोगों ने स्वागत किया, पर शराब व्यापारी संघ की महासचिव की शिकायत है कि अगर सरकार खुद बेवको के माध्यम से ऑनलाइन शराब घरों में पहुंचाती रही तो शराब का लाइसेंस धारक दुकानदार क्या कमाएगा और क्या अपने कर्मचारियों को खिलाएगा। पड़ताल से यह भी जाहिर हुआ कि जो वेब लिंक या वेबसाइट राज्य सरकारों ने नियत किए हैं, उनके सर्वर ग्राहकों की मांग का बोझ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए यह इरादा कितना भी नेक हो, लेकिन जब तक सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक न ग्राहक की प्यास बुझेगी, न दुकानदार की जेब भरेगी, न सरकार का मकसद पूरा होगा। जानकारी दे रहे थे अखिल मित्तल। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि शनिवार से देश में लॉकडाउन हटाने की शुरुआत हो जाएगी। आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी। हमारी पीक जाते जाते 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा फेजेस के अंदर, जो आपकी तफसील बयान करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस बार। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो हर रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले 25,000 से ज्यादा हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 600 के करीब पहुंच गई है। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने बात की इस्लामाबाद में मौजूद पत्रकार आसिफ फारूकी से और उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान सरकार रमजान की वजह से लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं करवा सकी। देखिए, रमज़ान जो है वो एक ऐसा टाइम होता है जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़ोरों पर होती है। अरबों रुपए, हज़ारों करोड़ों रुपए की शॉपिंग होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, और बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो सिर्फ इस 1 महीने में वो कमाते हैं और साल पूरा खाते हैं। इसलिए इस गवर्नमेंट को काफ़ी इसके बारे में चिंता थी कि वो लोग जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और मज़दूरी करते हैं, अगर वो इस महीने में, रमज़ान में और ईद के दिनों में अपना काम ना कर पाए तो गरीब लोगों की तादाद पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाएगी। जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक मोर देन 50% ऑफ कंट्रीज़ पॉपुलेशन जो है वो जो गुर्बत की बहुत नीचे की लेवल है उस पर चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा गवर्नमेंट को। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया बहुत जल्दी में। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, और कल से ये बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो खोले जा रहे हैं। SOPs उन्होंने जारी कर दिए हैं, लेकिन बिजनेसेस जो है वो खोले जा रहे हैं, और इसीलिए खोले जा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट का है वो जॉबलेसनेस है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि जो रमज़ान और ईद के मौके पे बहुत बढ़ जाती है। उससे ये मुल्क और इसके जो लोग रहने वाले हैं वो
फ़ायदा शायद नहीं उठा पाएंगे अगर लॉकडाउन जो है वो चलता है तो। जी, और क्या इस्लामाबाद और कराची के दरमियान भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निकल के आ रहा है? ऐसी खबरें हैं, क्योंकि वहाँ प्रदेश सरकार पीपीपी की है, तो किस बात पर ये मतभेद है वहाँ की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच? सिंध में जो सिंध प्रोविंस है उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो कि पीटीआई की एक अपोजिशन पार्टी है, और उसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन जो ये लॉकडाउन है, जो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए जो पॉलिसी है, इसको लेकर के भी दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन अभी जो इन्होंने लॉकडाउन को ईज आउट करने का फैसला किया है उसमें सारे प्रोविंसेस जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। एक जॉइंट कमेटी बनी थी जिसमें प्रोविंसेस की नुमाइंदगी भी थी और फेडरल गवर्नमेंट भी थी, और उन्होंने मिल कर के ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। लेकिन जो सिंध की गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्लो है लॉकडाउन को ओपन करने में। दे आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, क्योंकि कराची जो है वो बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं और डेथ्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इट इज़ वेरी वेरी केयरफुल इन ईजिंग द रिस्ट्रिक्शंस, और वो बहुत मेटिकुलसली इसको देख रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनको खोला जाए। वो टाइमिंग जो है उसको माइन्यूटली देख रहे हैं कि किस वक्त को इसको खोला जाए। तो उनकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पॉलिसी को लेकर के भी और ज़ाहिर है पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के भी। तो ये थे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से पत्रकार आसिफ फारूकी। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर शाम 7:30 बजे का खबरों का प्रोग्राम। आपके लिए एक अच्छी खबर है, अब आपसे हमारी मुलाकात हर सुबह 7 बजे भी हुआ करेगी। आज का दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से पूरा 1 घंटा 11 मई से शुरू हो रहा है। आज का दिन पता वही aajtak.in/रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, मैं हूं पूनम कौशल, और अब सुनते हैं देश की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में। नेशनल राउंडअप के साथ मैं अखिल मित्तल। कोरोना के आतंक के बीच देश में आज लगातार दूसरे दिन कई दहला देने वाले हादसों की खबर है। सुबह सुबह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एक मालगाड़ी प्रवासी मजदूरों को रौंदते हुए निकल गई। औरंगाबाद जालना रेल लाइन पर बदनापुर और करमाड स्टेशनों के बीच इस हादसे में अब तक 16 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु की खबर है। बताया जाता है कि ये प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में अपने घर के लिए पैदल जा रहे थे। उधर पंजाब के नवा शहर में आज वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 गिर गया। पायलट ने किसी तरह से प्लेन के गिरने से पहले बाहर निकलकर जान बचा ली। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या 56,000 को पार कर गई है। आज सुबह तक समाप्त 24 घंटों में 3,390 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 7 दिन में 23,000 नए संक्रमण सामने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अब हमें लॉकडाउन को खोलने की रणनीति की जरूरत है। सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करना होगा। उन्होंने मांग की कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट जरूरी है। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को निर्देश दिया है कि वो उन निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाए जिन्होंने उसकी बंद हो चुकी 6 डेट योजनाओं में निवेश किया था। इन योजनाओं में करीब 30,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। उत्तराखंड में हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को आने की अनुमति दे दी गई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के अनुसार अब एक गाड़ी में 2 लोग बैठकर हरिद्वार आकर अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। तेलंगाना ने अपनी राइस मिलों में काम करने के लिए बिहार से 250 श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए रेलगाड़ी का इंतजाम किया है। खगड़िया से कुछ श्रमिक इस रेलगाड़ी से लिंगमपल्ली जा रहे हैं। वंदे भारत अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को सिंगापुर से 234 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। नौसेना का जहाज जलाश्व भारतीयों को लाने मालदीव पहुंच गया है। विशाखापट्टनम गैस लीक कांड के दूसरे दिन एनडीआरएफ ने अन्य विशेषज्ञों की टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। प्रशासन का कहना है कि हालात अब काबू में हैं। साथ ही दूसरे दिन गैस लीक होने की बातों को पुलिस कमिश्नर ने महज अफवाह करार दिया है। सुनिए नुपुर कुलश्रेष्ठ की ये रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में हुए गैस लीक मामले में अब हालात काबू में हैं, ये कहना है प्रशासन का, लेकिन इसे पूरी तरह से निष्क्रिय बनाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। जानकारी के मुताबिक पुणे से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने हादसे के दूसरे दिन पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। आज तक संवाददाता आशीष पांडे ने हालात का जायजा लिया। हादसे के दूसरे दिन एनडीआरएफ की टीम जो खास तौर पे इस हादसे पे जो गैस लीकेज है उसके नियंत्रण के लिए पुणे से विशाखापट्टनम पहुंची है, उसने मोर्चा संभाल लिया और चंद ही घंटों में आज सुबह करीब 9 बजे से पहले तक पूरी तरीके से रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है। स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है, ऐसा प्रशासन कह रहा है। इस दौरान एलजी केम ने भी अपने एक स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि की है कि रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है। अब पूरी कवायद ज्यादा से ज्यादा उस पूरे एरिया को, जो इलाका है, उसको पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने में लगा हुआ है। पूरी प्रक्रिया उस इलाके को सुरक्षित करने में लगी हुई है। इवैक्यूएशन के बारे में ये बताया जा रहा है कि प्रिकॉशन के तौर पे लोगों को रिहायशी इलाकों से, जो आसपास सटे रिहायशी इलाके इस प्लांट के हैं, वहां से लोगों को हटाया गया है। एलजी पॉलीमर से दोबारा गैस लीक होने की बात को प्रशासन ने मीडिया में फैली अफवाह बताया है। इस बात की पुष्टि खुद पुलिस कमिश्नर ने आज तक से बात करते हुए की है। इस बीच कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाखापट्टनम आर.के. मीना ने हमसे बात करते हुए इस बात की पुष्टि की कि फिर से कोई देर रात में कोई रिसाव नहीं हुआ था और जो इस बारे में कुछ सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं वो पूरी तरीके से अफवाह हैं। गुरुवार को विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर केमिकल फैक्ट्री से हुए गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई तो करीब 1000 लोग इसके संपर्क में आए, जिनमें 25 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। गैस कांड की वजह से करीब 3 किलोमीटर दायरे के पूरे रिहायशी इलाके को खाली करा लिया गया था। लिहाजा देखना होगा कि हालात कब तक ठीक होते हैं और लोगों की घर वापसी कब तक होती है। जानकारी दे रही थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमण और आर्थिक संकट के बीच मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब अमेरिका की विस्टा इक्विटी पार्टनर जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इसके पहले भी जियो में निवेश करने वाली दोनों कंपनियां फेसबुक और सिल्वर लेक अमेरिका की ही हैं। आखिर क्यों जियो में लगातार पैसा लगा रही हैं कंपनियां और इतने निवेश के साथ जियो भविष्य में क्या करेगा, यही पूछा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से। हमने अपने 2 पॉडकास्ट में ऋतुराज ये चर्चा की थी कि रिलायंस अपना चोला बदल रही है और रिलायंस अपने पेट्रोल बिजनेस से डेटा बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहती है। पीछे रिलायंस की एक स्ट्रेटेजी और थी। पिछले साल मुकेश अंबानी ने कहा था कि 1 साल में वो कंपनी को कर्ज से मुक्त कर देंगे। रिलायंस पर करीब 1,53,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और रिलायंस चाहती है कि वो डेट फ्री कंपनी होकर आगे बढ़े। रिलायंस ने पिछले दिनों में जियो के कंपटीशन में काफी पैसा जलाया है, जियो को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, रेट्स कट करने के लिए। तो जो रिलायंस के रिजर्व से पैसा गया था वो जियो में जो पहुंचा था वो वापस लौटने लगा है। जब बाजार में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन पूंजी अपनी तरह से घूम रही है और रिलायंस को इन 3 निवेशों से करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल गए हैं, जबकि इक्विटी की जो बिक्री है वो थोड़ी सी ही है। यहाँ से अब 2 स्थितियां, 2 लक्ष्य मुकेश अंबानी के दिखते हैं। पहला लक्ष्य तो ये कि वो जल्दी से जल्दी रिलायंस को एक कर्ज विहीन कंपनी बनाना चाहेंगे, यानी इसमें से आया हुआ पैसा बड़े पैमाने पर कर्ज चुकाने में जाएगा और जिसके बाद फिर शायद रिलायंस समूह अपने पुनर्गठन की तरफ देखेगा। और दूसरा ये कि जिन कंपनियों को साथ में लिया गया है, खासतौर से फेसबुक को, उसके साथ जो रिलायंस जियो के रिटेल के, मार्ट के, फिनटेक की योजनाएं हैं, उन्हें और मजबूती मिल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऋतुराज बाजार में साख होने की। फेसबुक का हाथ लगते ही रिलायंस की जियो की इक्विटी सोना जैसी हो गई है, इसलिए आने वाला हर निवेश फेसबुक की तुलना में महंगी कीमत पर आ रहा है। इतने सारे निवेश के साथ, इतने सारे पैसे के साथ अब जियो आगे और क्या करेगा, आगे का रास्ता क्या है और क्या आने वाले वक्त में मार्केट में जियो की मोनोपोली हो सकती है? जियो की वस्तुतः मोनोपोली है बाजार में, क्योंकि जियो भारत में 4G की सबसे बड़ी कंपनी है इस समय और उसका बाजार में शेयर करीब 60% के आसपास है। ये जो पैसा आया है इससे जियो को एक बड़ी बढ़त मिलने वाली है बाजार में। 5G आना है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और अर्थव्यवस्था की गतिविधियां सामान्य होंगी, 5G लाने की तैयारी की जाएगी और उस समय शायद भारत में इकलौती कंपनी जियो ही होगी जो 5G के लिए बड़े पैमाने पर बिड कर सकेगी। तो ये जो फंड है, जो एसेट्स आई हैं रिलायंस टेलीकॉम के लिए, रिलायंस जियो के लिए 5G और अगले
जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाने में मदद करेंगी। दूसरी तरफ फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ जो गठजोड़ हुआ है उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप को ठीक ठाक फायदा होना है। व्हाट्सएप भारत में सबसे बड़ा चैटिंग प्लेटफॉर्म है, पर उसको कोई फायदा नहीं होता अभी तक। उसने भारत में लोगों से ना तो पैसा लेना शुरू किया है, उसका रेवेन्यू जीरो है। अब जिस नेटवर्क की तरफ जियो जा रही है, जिसमें वो रिटेल सेगमेंट को आपस में जोड़ेगी, फिनटेक बाजार में आप व्हाट्सएप भारतीय बाजार से फेसबुक को पैसा देना शुरू करेगा और इसके साथ डेटा भी देना शुरू करेगा। रिलायंस ने भविष्य की तरफ निगाह रखी है और भविष्य की तरफ निगाह रखते हुए ये निवेश पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी बाजार में रिलायंस की बढ़त मजबूत करेंगे। पर यहाँ एक चुनौती है, यह सवाल लगातार बाजार में उठ रहा है कि फेसबुक अपने बाजार की लीडर है, फेसबुक का कोई कंपटीशन नहीं है भारतीय बाजार में, और जियो भी भारतीय बाजार की लीडर है, उसका भी कोई कंपटीशन नहीं है। तो क्या ये बाजार में एक तरीके की मोनोपोली होगी या बाजार में एक तरीके का कार्टेल होगा? अभी सरकार ने इस संदर्भ में कोई नियम साफ नहीं किए हैं। सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि कंपनियां लोगों की सूचनाएं और डेटा कैसे शेयर करेंगी। पर यह चिंता हमेशा बनी रहेगी, ये सवाल हमेशा जायज रहेगा कि क्या दो बड़ी कंपनियां मिलकर पूरे बाजार को, पूरे डेटा और पूरे टेलीकॉम बाजार पर काबिज तो नहीं हो जाएंगी। अभी हमारे पास रिलायंस रिटेल के विस्तृत प्लान नहीं है कि रिलायंस रिटेल कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगा, कैसे बाकी लोग चीजों को जोड़ेगा और कैसे बिक्री शुरू करेगा। पर यह स्पष्ट है कि जियो मार्ट जो है वो फेसबुक का एक बड़ा वेंचर इंडिया में होने वाला है। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। और अब बात बाजार की। कोरोना वायरस का असर दुनिया की सभी कंपनियों पर हुआ है, जिसके चलते कई कंपनियां कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही हैं या उनको नौकरी से भी निकाल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी कि HCL वित्त वर्ष 2015 की योजना के अनुसार इस साल 15,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी। इसी बीच फेसबुक और गूगल ने अपने ज्यादातर कर्मचारियों को इस साल के आखिर तक वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की परमिशन दी है। अब बात करें भारतीय शेयर बाजार की, तो ये सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहा। इस हफ्ते बाजार में जितनी ज्यादा तेजी आई है उससे कहीं अधिक गिरावट भी देखने को मिली। शुक्रवार को कारोबार के अंतिम दिन सेंसेक्स 199.32 अंक चढ़कर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी आज 52.45 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 600 अंक तक की, वहीं निफ्टी में 150 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई। तो ये था बाजार का हाल। और अब सुनते हैं दुनिया की बड़ी खबरें इंटरनेशनल राउंडअप में। इंटरनेशनल राउंडअप के साथ मैं अखिल मित्तल। वंदे भारत अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को सिंगापुर से 234 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। ढाका से भारतीयों को श्रीनगर पहुंचाने के लिए भी एयर इंडिया ने उड़ान भरी है। नौसेना का जहाज जलाश्व भारतीयों को लाने मालदीव पहुंच गया है। अमेरिका की एक ग्लोबल कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। 2 हफ्ते पहले ही फेसबुक और सिल्वर लेक ने जियो में हिस्सेदारी ली थी। इस तरह रिलायंस जियो ने 3 सप्ताह से भी कम समय में 60,596 करोड़ से अधिक रुपए जुटा लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोरोना की वजह से नफरत और जेनोफोबिया की एक सुनामी सी आ गई है। इसे खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से आग्रह किया है कि H-1B वीजा धारकों के पति पत्नियों को काम करने की मंजूरी पर रोक न लगाई जाए। अमेरिका में H-1 वीजा धारकों के परिवार के करीबी सदस्यों को H-1B वीजा दिया जाता है। ब्रिटेन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स कार्यालय के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में कोरोना वायरस संक्रमण से अश्वेतों की मृत्यु की आशंका श्वेत लोगों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। यह नतीजा लोगों की आयु, उनके रहने के ठिकाने, कमजोर स्वास्थ्य और जीवन में सुविधाओं से वंचित होने की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निकाला गया है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के समुदायों के लिए भी मृत्यु की आशंका अधिक बताई जा रही है। इटली में सरकार और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच समझौता हो गया है कि लोग इस माह के अंत से गिरजाघर की प्रार्थना सभाओं में जा सकेंगे। शादी और गिरजाघर में प्रार्थना सभाओं की अनुमति 18 मई से दे दी गई है। इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को अपना राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में वैदिक शांति पाठ भी किया गया। स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट ने शांति पाठ किया।
ठुमरी साम्राज्ञी के नाम से मशहूर गिरिजा देवी आज ही के दिन 1929 में पैदा हुई थीं। वो सेनिया बनारस घराने की ऐसी प्रसिद्ध गायिका थीं जो शास्त्रीय और उपशास्त्रीय शाखाओं को बखूबी साधती थीं। ठुमरी को लोकप्रिय बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। संगीत कला में बहुमूल्य योगदान के लिए गिरिजा देवी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। आज नामी ग्रामी में अंजुम शर्मा बात कर रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी की। वर्ष 2009 दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस रीगल लॉज। मंच पर थी विदुषी गिरिजा देवी और सामने सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वाले। अप्पा जी ने जैसे ही गायकी को विराम दिया तभी श्रोताओं में से आवाज आई, अप्पा जी, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। अप्पा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों आप लोग राम जी को उठा रहे हैं? रात के 9 बज गए हैं, सो गए होंगे, सोने दीजिए। एक ठहाका गूंजा। मैं संचालन कर रहा था। अप्पा जी ने मेरी ओर देखा, बोली, रसिक लोग हैं, हमें जाने नहीं देंगे। फिर एक पान खाया और उसके बाद जो समा बंधा, लोग झूमने लगे। गिरिजा देवी को उनके चाहने वाले प्यार से अप्पा जी कहते थे। 8 मई 1929 को जन्मी गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का वो सितारा हैं जिन्हें ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती में महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी तालीम श्री सरजू प्रसाद मिश्र और श्री चंद मिश्र से हासिल की और आगे चलकर पूरब अंग गायकी की आदर्श नजीर बनी। जिन्होंने भी उन्हें लाइव सुना है वो जानते हैं कि गिरिजा देवी मंच से संवाद करने में बेहद कुशल थीं। जो गाती थीं उनके चेहरे पर उसे साफ पढ़ा जा सकता था। शब्दों और भावों पर जोर देना उनकी खासियत थी और यही तालीम उन्होंने अपने शिष्यों को भी दी। गिरिजा देवी बनारस की सरजमी से आती थीं तो साहित्य से लगाव होना लाजिमी था। उन्होंने न केवल साहित्यिक रचनाओं को अपनी गायकी में स्थान दिया बल्कि खुद भी ऐसी बंदिश लिखी जिसे बाद में कई गायकों ने गाया। घिर आई है कारी बदरिया। गिरिजा देवी को भारतीय संगीतज्ञों की उस श्रेणी में रखा जाता है जिन्होंने लोक और शास्त्र दोनों का हाथ पकड़कर संगीत की परंपरा को समृद्ध किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने ठुमरी को परिष्कृत कर लोकप्रिय बनाया तो उन्हें ठुमरी साम्राज्ञी कहा जाने लगा। लेखक यतीन्द्र मिश्र ने गिरिजा नाम से गिरिजा देवी की जीवनी लिखी है। वो मानते हैं कि गिरिजा देवी ने परंपरा से चीजें निकालकर बंदिशों में नया आवर्तन भरा और गायकी को आगे लेकर गईं। अगर बनारस की एक बृहत 4 बड़ी गायिकाओं का हम नाम लें तो बड़ी मोती बाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी और उसके बाद गिरिजा देवी। चारों पट की जो गायकी है, ध्रुपद धमार, छंद प्रबंध, ख्याल, टप ख्याल और ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये सारा जो एक पूरा आवर्तन है, गिरिजा देवी इसमें बखूबी फिट बैठती हैं। एक गिरिजा देवी अकेली ऐसी गायिका हैं जिन्होंने भक्त कवियों को और जिन्होंने निर्गुणियों को भी गाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कजरियों को भी, दादरों को भी उन्होंने बदला। कहनवा मानो ओ दिल जानी को उन्होंने कहनवा मानो ओ राधा रानी बनाया। तो अगर गिरिजा देवी की पुकार तान की बात करें, उनके मीण, गमक, पलटों की बात करें, उपशास्त्रीयता में उनकी एक दुर्लभ पाटदार आवाज़ की बात करें और बनारसी रंग की बात करें तो गिरिजा देवी एक बहुत बड़ी गायिका के बतौर उभरती हैं। ये थे यतीन्द्र मिश्र। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी की लंबी परंपरा को गिरिजा देवी ने 10 दिशाओं में फैलाया। संगीत में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। 24 अक्टूबर 2017 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। कहते हैं, बनारस में साहित्य संगीत सांस लेता है। बनारस की हवा साहित्यिक सुरों और सुरीले साहित्य के साथ बहती है। अप्पा जी की बोली,
गायन, व्यवहार में इस हवा को बखूबी महसूस किया जा सकता था। लगता था कोई अपने घर का बुजुर्ग संगीत के माध्यम से पूरी परंपरा को गा रहा हो, हाथ पकड़कर समझा रहा हो। उनकी शिष्या सुनंदा शर्मा इसी परंपरा से आती हैं और अपनी गुरु की याद में कुछ यूं गुनगुनाती हैं। नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया। ये थी सुनंदा शर्मा जो अपनी गुरु गिरिजा देवी की गाई ठुमरी हमको सुना रही थी। क्यों ना इसी ठुमरी को गिरिजा देवी यानी अप्पा जी की आवाज में सुना जाए और आपसे विदा ली जाए। मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया। तो नामी गिरामी में अंजुम शर्मा बात कर रहे थे विदुषी गिरिजा देवी की। और अब वक्त है आज के फैक्ट चेक का। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के हिसाब से यह दावा किया जा रहा है कि जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, जब पूरे देश में लोग कोरोना वायरस के डर से अपने घरों में बंद थे, उस समय गुजरात के एक मंदिर में नकली नोट छापने का धंधा चल रहा था। फेसबुक पर दिए गए इस पोस्ट में यह दावा किया गया है कि ये नकली नोट छापने का धंधा इस मंदिर में चल रहा था गुजरात में, और अब पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों ने इस खबर को सही मान लिया। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 28,000 से ज्यादा लोगों ने इस खबर को शेयर किया, इस खबर के ऊपर कमेंट्स किए, और ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग इस खबर को सही मान रहे हैं। जब हमने इस खबर की असलियत पता की, हमने इस वीडियो को रिवर्स सर्च के जरिए खोजा कि ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, तो हमें ये पता चला इस घटना का लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। ये घटना जरूर ऐसी हुई थी जब एक मंदिर से, गुजरात के एक मंदिर से नकली नोट पकड़ा गया था, लेकिन ये मामला कुछ पुराना है। ये मामला दरअसल पिछले साल नवंबर महीने का है। 26 नवंबर को झारखंड की जो एक न्यूज़ क्लिप हमें फेसबुक पर मिली, जहां पे ये खबर 26 नवंबर 2019 को पोस्ट किया गया था, यानी कम से कम इतनी पुरानी घटना तो है ही है। ये नवंबर 2019 की घटना है। इस खबर में ये बताया गया था। जब हमने इस पुरानी खबर को खोजा तब हमने पाया कि और कई जगहों पर, कई और मीडिया के दूसरे चैनल्स पर, कुछ दूसरे अखबारों ने भी इस खबर को छापा था। जैसे TV9 गुजराती ने यूट्यूब पर यह खबर 24 नवंबर 2019 को अपलोड की थी और उसके कैप्शन में लिखा था कि गुजरात के खेड़ा में स्वामी नारायण साधु प्रसाद बॉक्स में सप्लाई करता था नकली नोट, सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। यानी ये घटना जो है, एक मंदिर था जो उस समय बन रहा था। उस समय मंदिर के बनने के समय पे ये पता चला था कि सूरत के खेड़ा के अंबाव गांव में एक मंदिर था, स्वामी नारायण मंदिर, जो कि बन रहा था। वहां से 1 करोड़ रुपए का नकली नोट जब्त किया गया था और उसके साथ ही वहां पुजारी को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के क्राइम ब्रांच को ऐसी भनक लगी थी कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है, और उसके बाद गुजरात की क्राइम ब्रांच ने, पुलिस ने जाकर के उन लोगों को वहां पर अरेस्ट किया था। तो ये घटना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये घटना पुरानी है। इस घटना को लॉकडाउन से जोड़कर जो लोग शेयर कर रहे हैं, जिस पेज ने शेयर किया है, फेसबुक पे जिन लोगों ने शेयर किया है, उनका सिर्फ मकसद ये है कि आप सनसनी फैलाकर अपने पेजेस का जो है वो हिट्स बढ़ाएं, और इसको लॉकडाउन से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बात कहना गलत है कि लॉकडाउन के समय ये चल रहा था। ये घटना पुरानी है। अगर आप इन खबरों को, इन कीवर्ड्स को डालकर सर्च करेंगे, अगर आप गूगल पे जाकर आप सर्च करने की कोशिश करें, स्वामी नारायण टेम्पल नकली नोट जैसे शब्द डालकर अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी मिलेगी जिसके हिसाब से ये पता चलता है ये खबर पिछले साल की है और इस वक्त इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो आज के लिए दिन भर में बस इतना ही। आज तक रेडियो पर हम आपके लिए खास पॉडकास्ट तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर जरूरी खबर को सीधी और सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हम कोरोना वायरस पर आपको अपडेट रखने के लिए कई खास पॉडकास्ट भी बना रहे हैं। हम तक पहुंचने के लिए गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट, या आजतक.com पर ऊपर कोने में आपके दाईं तरफ रेडियो आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और अब हम आजतक.com के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर बताएं। हमें आपके ईमेल का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।